प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के हमारे आदिकाल एवं भक्ति काल के महान कवि, जिसे हम कह सकते हैं कवि विद्यापति, जो श्रृंगारिक और भक्ति काल के महान कवि माने जाते हैं, कवि विद्यापति के संबंध में हमने पढ़ा कि किस तरह से राजा शिव सिंह या कीर्ति सिंह के दरबार में रह करके उन्होंने अपनी रचनाओं को पल्लवित और पुष्पित किया। विद्यापति की रचनाओं पर जयदेव के देववाणी का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। स्वयं विद्यापति ने जयदेव की रचनाओं का गहन अध्ययन किया और श्रृंगार की जो सर्वाधिक श्रेष्ठ रचनाएं थी, उन सभी रचनाओं को गंभीरता से पढ़कर अपने काव्य में उन्हें स्थान प्रदान किया। इसलिए कवि विद्यापति को लेकर के ये एक विवाद हमने पिछली कालांश में पढ़ा कि विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारिक कवि, क्योंकि वैश्य संधि में जन्म लेने के कारण, यानी एक तरफ भक्ति काल का अंत हो रहा था और दूसरी तरफ एक नई काव्य धारा जन्म ले रही थी, जिसे रीति काल काव्य धारा कहा जाता है, जिसमें श्रृंगारिकता मूल विषय रही है। तो इसलिए विद्यापति ने दोनों ही कलाओं को अपनाया, साहित्य की एक तरफ भक्ति को और दूसरी तरफ उन्होंने श्रृंगारिकता को अपनाया। ये हमने पहले कक्षाओं में पढ़ा कि विद्यापति भक्त कवि है अर्थात श्रृंगार कवि। आज हमारा जो मूल विषय है वो है विद्यापति का काव्य सौंदर्य। किसी भी कवि का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए भाव पक्ष और कला पक्ष की पहचान होना आवश्यक है, क्योंकि हम किसी भी कवि के लिए उसका भाव पक्ष देखते हैं और फिर उसका मूल्यांकन करते हैं कला पक्ष के, जैसे भाषा शैली या अलंकार विधान, छंद विधान, जितने भी कलाएं हैं, शास्त्रीय विधान हैं, उनका अध्ययन कला पक्ष में करते हैं। तो इस तरह से आज हमारा जो विषय है वो विद्यापति के काव्य सौंदर्य को लेकर है। कवि विद्यापति के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डाली। देखिए, कवि विद्यापति ने अनेक विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। उन्होंने श्रृंगारिकता के भाव पक्ष यानी श्रृंगारिकता पर, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार पर, प्रकृति के ऊपर, साथ ही साथ उन्होंने प्रकृति के साथ साथ उन्होंने नारी भाव यानी कि नारी के सौंदर्य के ऊपर अपनी लेखनी चलाई है। प्रकृति का सुंदर चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया है। भक्ति भावना का चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया है। तो इस प्रकार हम विस्तार से उसका आज वर्णन करेंगे। यह हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। या तो भक्त कवि है या श्रृंगार कवि के बारे में, या पूछा जाता है काव्य सौंदर्य। तो आइए आज हम काव्य सौंदर्य के संबंध में अध्ययन करते हैं। विद्यापति का काव्य सौंदर्य देखिए, तो अब हम आरंभ करते हैं। देखिए, हम ये यानी किसी भी क्वेश्चन को आरंभ करने से किस तरह से हम लिख सकते हैं, उसका एक विधि होती है। उस विधि को मैं बताऊंगा। प्रकृति के विशाल प्रांगण में न जाने कितने ही महान पुरुषों ने जन्म लिया। महान पुरुषों ने जन्म लिया। काल ने उनका नामो निशान मिटा
मिटा दिया। प्रकृति की विशाल प्रांगण में न जाने कितने ही महान पुरुषों ने जन्म लिया और जन्म लिया, काल ने उनका नामो निशान मिटा दिया, किंतु कुछ प्रतिभाशाली वाणी के धनी कला के पारखी वाणी के धनी कला के पारखी वाणी के धनी कला के पारखी श्रृंगार के चितेरे कवि सौंदर्य को काव्य में रचने वाले सौंदर्य को काव्य में रचने वाले हिंदी भाषा के महान कवि, महान मैथिल, हिंदी भाषा के महान मैथिल कोकिल के नाम से साहित्य में पहचान रखने वाले जयदेव की वाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरसता में लोक भाषा की सरसता में परिणित होकर लोक भाषा की सरसता में परिणित होकर मिथिला की अमराइयों में विद्यापति के
कोकिल कंठ से, कोकिल कंठ से यानी विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई, प्रकट आगे चलकर आगे चलकर इसने मुरझाए मनों को, मुरझाए मनों को सींचने का काम किया, यानी मुरझाए मनों को सींचने का काम किया, सींचने का काम किया, सींचने का काम किया। विद्यापति हिंदी साहित्य में अनेक नामों से जाने जाते हैं। विद्यापति अनेक नामों से जाने जाते हैं। इन्हें बहुत सारे जो नाम हैं वो भी हमारे जितने भी कवि हैं उन सभी ने नाम से जाने जाते हैं। विद्यापति हिंदी साहित्य में अनेक नामों से जाने जाते हैं। कवि कंठहार, कवि कंठहार एक इनका ये भी नाम है। कवि रंजन भी कहा जाता है, कवि रंजन। इन्हें अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव, नवकवि, नवकवि, खेलन केली, खेलन कवि, खेलन कवि, के उपनामों से जाने जाते हैं। देखिए ये सभी विशेषताएं हैं। ये विद्यापति हिंदी साहित्य में अनेक नामों से जाने जाते हैं। कवि कंठहार, कवि रंजन, कवि अभिनव जयदेव, नवकवि, खेलन कवि के उपनामों से जाने जाते हैं। विद्यापति का साहित्य संसार ही अपने आप में अलग है, अलग है। हम ये कह सकते हैं विद्यापति का साहित्य संसार ही सबसे अलग है। विद्यापति मैथिल कोकिल के रूप में अधिक प्रसिद्ध रहे हैं, जिसका मूल कारण उनकी रचनाओं में मधुरता, सरसता, दिव्यता, यानी मधुरता, सरसता, दिव्यता, श्रृंगारिकता
श्रृंगारिकता, भक्ति भाव के पावन पथ, भक्ति भाव के पावन पथ, इन सभी विशेषताओं के कारण विद्यापति को साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। श्रृंगारिकता, ये जितनी भी विशेषताएं हैं ये काव्य के संदर्भ में इनकी विशेषताओं को हम देख सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं इस रूप में दिखाई देती है। श्रृंगारिकता, भक्ति भाव के पावन पथ, इन सभी विशेषताओं को विद्यापति के साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। किसी भी कवि के साहित्य का मूल्यांकन साहित्य के दो पक्षों के आधार पर किया जा सकता है। यानी कि पहला है भाव पक्षी और दूसरा है कला पक्ष। जो पहला है भाव पक्ष, जिसमें प्रेम, सौंदर्य, भक्ति, प्रकृति चित्रण, जितने भी विशेषताएं हैं वे सभी विशेषताएं ये काव्य सौंदर्य को बताने वाली है। दूसरी कला पक्ष, जिसमें भाषा शैली, छंद, अलंकार, काव्य गुण, शब्द शक्तियां, ये जितने भी कलाएं पक्ष हैं वो सारे पक्ष इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो ये हमारे थे विद्यापति की यानी कि भाव पक्ष और कला पक्ष। तो किसी भी साहित्य सौंदर्य का मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले इन दो पक्षों का होना आवश्यक है। तो भाव पक्ष एवं कला पक्ष, इन दोनों पक्षों के आधार पर, दोनों पक्षों के आधार पर विद्यापति के काव्य सौंदर्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इन दोनों ही पक्ष के आधार पर विद्यापति के काव्य सौंदर्य का मूल्यांकन किया जा सकता है, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार से है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेंगे, यानी कि मैं ये बता दूं कैसे प्रकृति के विशाल प्रांगण में न जाने कितने ही महान पुरुषों ने जन्म लिया, काल ने उनका नामो निशान मिटा दिया, किंतु कुछ प्रतिभाशाली, वाणी के धनी, कला के पारखी, श्रृंगार के चितेरे कवि, सौंदर्य को काव्य में रचने वाले, हिंदी भाषा की महान मैथिल कोकिल के नाम से साहित्य में पहचान रखने वाले, जयदेव की वाणी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरसता में परिणित होकर मिथिला की अमराइयों में
विद्यापति के कोकिल कंठ से सरसता में परिणित होकर मिथिला की अमराई में मैथिल कोकिल के कंठ से प्रकट हुई। आगे चलकर इसने मुरझाए मनों को सींचने का काम किया। वह है विद्यापति का काव्य, जिसकी विशेषताओं को हमने ये बताया। विद्यापति हिंदी साहित्य में अनेक नामों से जाने जाते हैं। कवि कंठहार, कवि रंजन, अभिनव जयदेव, नव कवि, लेखन कवि या खेलन कवि उपनामों से जाने जाते हैं। विद्यापति का साहित्य संसार ही अपने आप में अलग है। विद्यापति मैथिल कोकिल के रूप में अधिक प्रसिद्ध रहे हैं, जिसका मूल कारण उनकी रचनाओं में मधुरता, सरसता, दिव्यता, श्रृंगारिकता, भक्ति भाव के पावन पद, इन सभी विशेषताओं के कारण विद्यापति को साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। किसी भी कवि के साहित्य का मूल्यांकन साहित्य के दो पक्षों के आधार पर किया जा सकता है। पहला पक्ष है भाव और दूसरा है कला पक्ष। इनके जो विभाजन है वो हम बारी बारी से भाव पक्ष में क्या आता है और कला पक्ष में क्या आता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन दोनों पक्षों के आधार पर ही विद्यापति के काव्य सौंदर्य का मूल्यांकन किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। ठीक है, अब हम लिखते हैं भाव पक्ष। अब हमारा जो पहला आएगा वो आता है भाव पक्ष, क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपको इसका ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी काव्य के लिए या कवि के लिए भाव पक्ष की अनिवार्यता है। बिना भाव पक्ष के काव्य की रचना नहीं की जा सकती। जो हृदय में उद्गार उत्पन्न होते हैं उसे हम भाव कहते हैं। जो विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें हम भाव की संज्ञा दे सकते हैं। अब आता है भाव पक्ष। हमारा विद्यापति के काव्य सौंदर्य का प्रथम पक्ष, जिसमें है भाव पक्ष। भाव पक्ष, इसे हम भाव पक्ष कह सकते हैं। विद्यापति के काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष यानी हृदय में उत्पन्न भाव ही काव्य का आधार बनता है। हृदय में उत्पन्न भाव ही काव्य का आधार बनता है। भाव पक्ष में मन में उत्पन्न सुंदर भाव पक्ष में मनोत्पन्न सुंदर यानी मन में उत्पन्न मनोत्पन्न सुंदर शब्दों को कविता के रूप में जब बदल दिया जाता है तो उसमें नए भाव समाहित हो जाते हैं। कवि अपने मनोभावों को शब्दों में ढालकर
कवि अपने मनोभावों को शब्दों में ढालकर कविता के कविता में सुंदर भावों को जन्म देता है। कविता में सुंदर भावों को जन्म देता है, जिसे भाव पक्ष कहा जाता है। यानी ये भाव पक्ष की एक परिभाषा है, जो कवि के मन में उत्पन्न विचार होते हैं, उन्हीं उत्पन्न विचारों को वो भाव का मतलब होता है हृदय में उत्पन्न कोई भी हमारा कोई विचार है, उसे जब शब्दों में डाल दिया जाता है तो वो कविता बन जाती है, और यही कविता हमारी भाव सौंदर्य को जन्म देती है। तो भाव सौंदर्य, जिसे भाव पक्ष का है, इसके प्रमुख घटक निम्न रूप में तो सबसे पहले है पहला आता है श्रृंगार वर्णन। तो ये पहला पक्ष है, जो भाव पक्ष को, श्रृंगार एक रस है और रस हृदय में उत्पन्न होते हैं, इसलिए हृदय पक्षी है ये। तो श्रृंगार वर्णन, विद्यापति को श्रृंगार का सम्राट कवि कहा जाता है। सम्राट कवि कहा जाता है। विद्यापति को श्रृंगार का सम्राट कवि कहा जाता है। विद्यापति ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का गहराई से वर्णन किया है। यानी एक तो विद्यापति जो हैं वो एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं, श्रृंगार सम्राट कवि कहा जाता है। विद्यापति ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का गहराई से वर्णन किया है। श्रृंगार रसों का राजा माना जाता है, इसलिए हिंदी काव्य में भी श्रृंगार को कवियों ने महत्वपूर्ण माना है। कवि विद्यापति की रचना पदावली इनकी जो रचना है वो पदावली, कीर्ति लता, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो रचनाएं हैं जो शिव सिंह
शिव सिंह सरोज, जाति विलास, जाति विलास, शिव सर्वसार, भूपरिक्रमा, जैसी रचनाओं में श्रृंगार का सुंदर चित्रण हुआ है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति माना गया। रति यानी प्रेम, रति माना गया है। इसलिए विद्यापति ने राधा और कृष्ण की प्रेम रास लीला का, इसलिए कवि विद्यापति ने राधा और कृष्ण की प्रेम रास लीला का नायक नायिका रूप में वर्णन कर श्रृंगार का महत्व बढ़ा दिया है। हम ये कह सकते हैं, देखिए, हृदय में उत्पन्न भाव ही काव्य का आधार बनता है। भाव पक्ष में मनो उत्पन्न सुंदर शब्दों को कविता के रूप में जब बदल दिया जाता तो उसमें नए भाव समाहित हो जाते हैं। कवि अपने मनोभावों को शब्दों में डालकर कविता में सुंदर भावों को जन्म देता है, जिसे भाव पक्ष कहा जाता है। इसके प्रमुख घटक निम्न प्रकार से। श्रृंगार वर्णन, पहला जो भाव पक्ष का है, विद्यापति ने श्रृंगार वर्णन। विद्यापति को श्रृंगार का सम्राट कवि कहा जाता है। विद्यापति ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का गहराई से वर्णन किया है। श्रृंगार के रसों का राजा माना जाता है, इसलिए हिंदी काव्य में श्रृंगार को कवियों ने महत्वपूर्ण माना है। कवि विद्यापति की रचना पदावली, कीर्तिलता, शिव सिंह सरोज, जाति विलास, शिव सर्वसार, भूपरिक्रमा जैसी रचनाओं में श्रृंगार का सुंदर चित्रण हुआ है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति माना गया है, इसलिए विद्यापति ने राधा और कृष्ण की प्रेम लीला का नायक नायिका के रूप में वर्णन करके श्रृंगार का महत्व बढ़ा दिया है। तो अब हम लेते हैं श्रृंगार यानी महत्व बढ़ा दिया है। श्रृंगार रस में हास विलास, अलौकिक आनंद, अलौकिक आनंद, अलौकिक आनंद, रीझना, खींचना, प्रेम भरी दृष्टि से देखना, 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 श्रृंगार के अंग है। वहीं वियोग श्रृंगार में
श्रृंगार में, वहीं वियोग श्रृंगार में आंसू आंसू कांपना, आंसू कांपना, सुख देने वाली वस्तुएं वियोग में दुखदायी बन जाना, दुखदायी बन जाना, ये सभी श्रृंगार के अंग हैं, अंग है। तो इस प्रकार से इसमें बताया है कि श्रृंगार रस में हास विलास, अलौकिक आनंद, रीझना खींचना, प्रेम रीत दृष्टि से निहारना, ये श्रृंगार के अभिनंग है। यह है संयोग श्रृंगार का। तो वियोग में, वियोग श्रृंगार में आंसू कांपना, सुख देने वाली वस्तुएं वियोग में दुखदायी बन जाना, ये सभी श्रृंगार के अंग है। ये दोनों ही अंगों में। अब हम आते हैं श्रृंगार की जो दो पक्ष हैं उन पर। ये श्रृंगार वर्णन है। अब इन्हीं का जो पक्ष आएगा वो हम करेंगे, वह संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा पहले का पहला पॉइंट है। इसमें तो विद्यापति का जो सौंदर्य है उसका पहला पक्ष है संयोग, यानी कि श्रृंगार रस का पहला पक्ष है संयोग श्रृंगार। कवि विद्यापति ने संयोग श्रृंगार का बड़ा ही रोचक और मनभावन चित्रण अपनी काव्य में किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्यापति, कुछ विद्वान मानते हैं कि विद्यापति श्रृंगारिक कवि अधिक है। तो अब हम आते हैं पक्ष में संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार। जहां नायक नायिका यानी संयोग श्रृंगार है, जहां नायक नायिका आपस में प्रेम भरी बातों में अपना जहां नायक नायिका आपस में प्रेम भरी बातों में अपना जहां नायक नायिका आपस में प्रेम भरी बातों से अपना आशय स्पष्ट करते हैं, इनमें गहरा प्रेम होता है। इनमें गहरा प्रेम होता है। एक दूसरे को देखने के लिए वे व्याकुल रहते हैं, संयोग काल सुनहरा काल होता है, जहां प्रेम की सुंदर
अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है। सुंदर चांदनी रातें, खिलते फूल, खिलते फूल, हरी भरी, हरी भरी प्रकृति, कोयल का मधुर स्वर में कूकना, बादलों का बरसना, मोर का नाचना, मोर का नाचना, संयोग काल, संयोग काल को, संयोग काल को आकर्षक बना देता है, आकर्षक बना देता है। कहने का तात्पर्य है कि हम ये कह सकते हैं संयोग श्रृंगार, जहां नायक नायिका आपस में प्रेम भरी बात, आपस में प्रेम भरी बातों में अपना आशय स्पष्ट करते हैं। इसमें गहरा प्रेम होता है, एक दूसरे को देखने के लिए व्याकुल रहते हैं। संयोग काल सुनहरे काल होता है, जहां प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति होती है। सुंदर चांदनी रातें, खिलते फूल, हरी भरी प्रकृति, कोयल का मधुर स्वर में कूकना, बादलों का बरसना, मोर का नाचना, संयोग काल को आकर्षक बना देता है ना? संयोग काल में नायक नायिका साथ में रहते हुए सुखों का भोग करते हैं, नायिका सुखों का भोग करते हैं। नायिका अपने रूप, गुण, अंग भाव, रूप गुण भाव, अंग चेष्टा यानी अंग चेष्टा, काम केली यानी केली का सूक्ष्म चित्रण संयोग पक्ष में देखा जा सकता है, यानी केली का मतलब होता है काम कीड़ा, जिसमें आपस में प्रेम होता है, तो प्रेम के संबंधों को दर्शाया गया है। यानी बादलों का बरसना, मोर का नाचना, संयोग काल को अधिक आकर्षक बना। संयोग काल में नायक नायिका साथ में रहते हुए सुखों का भोग करते हैं। नायिका अपने रूप, गुण, भाव, अंग चेष्टा, काम केली का सूक्ष्म संयोग काल में देखा जा सकता है। संयोग काल श्रृंगार रस का महत्वपूर्ण भाग है। संयोग काल या संयोग पक्ष या संयोग श्रृंगार
संयोग काल श्रृंगार रस का अब महत्वपूर्ण भाग है। विभिन्न कवियों ने नायक नायिका भेद में संयोग श्रृंगार का मनोभावन चित्रण काव्य में करते हैं। हास विलास सुखद पलों का संगम इस पक्ष में होता है। विद्यापति ने राधा और कृष्ण के प्रेम क्रीड़ा का सुखद वर्णन पदावली रचना में किया है। तो इस तरह से ये भी एक पक्ष है किया है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जहां नायक नायिका आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हास्य विलास करते हैं, तो वहां क्या होता है, संयोग श्रृंगार। तो इसका अगर हम तो एक उदाहरण देखते हैं जो पदावली से ही है, जो रचना में किया था। कृष्ण व राधा के संयोग काल का ये उदाहरण देखिए कैसे कृष्ण राधा को मार्ग में रोक कर बातों का रस लेना चाहते हैं। अब देखिए उदाहरण। अब हम उदाहरण लिखिए। उदाहरण है जो छाड़ काने मोर आचर दे पाटत नवसारी अबजस होए जगत भरी अपजस होए जगत भरी है। अपजस होए जगत भरी जनी
जनी करिए उघारी, करिए उघारी, उघारी। यानी यहाँ कान्हा है, कृष्ण है, वो राधा को जाते हुए रास्ते में उसके आंचल को पकड़ लेते, जाने नहीं देना चाहते। यहाँ आपस में संयोग काल का वर्णन है। वो बात करना चाहते हैं, राधा से सहयोग करना चाहते हैं, तो साड़ी को पकड़ देते। राधा कहती है कि छोड़ साड़ी, जाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी अगर साड़ी फट गई तो सारे संसार पर में हमारी बदनामी होगी। क्यों हमारे अंगों को उघाड़ना चाहते हो, क्यों हमें इस तरह से छेड़ना चाहते हो। तो ये संयोग काल का वर्णन है, जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक में भी इसको आरंभ में ही लिखा गया है। आपके पद्यांश भी इसी में से, ये उसी पद्यांश से मैंने ये भाग लिया है, जो संयोग काल का वर्णन है। राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे से किस तरह से छेड़छाड़ वो करते हैं, इसी का वर्णन है। अब हम आते हैं वियोग पक्ष की तरफ। वियोग पक्ष किसी भी काव्य का जो दूसरा पक्ष है संयोग काल के बाद में, वो आता है वियोग पक्ष। अब दूसरा हमारा यानी जो है ये श्रृंगार रस का ही चल रहा है हमारी। दूसरा है वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार पक्ष। यानी वियोग में जहां नायक नायक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो वहां वियोग पक्ष काम करता है। वियोग पक्ष में हमेशा नायिका है, नायक और नायिका के बीच में दूरियां बढ़ जाती है। कई बार विदेश जाना पड़ता है नायक को, प्रदेश जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। तो उस काल में जब नायिका दुखी होती है, पीड़ित होती है, उसी का उल्लेख कवि ने वियोग पक्ष के अंतर्गत किया है। और वियोग पक्ष को भी उन्होंने कई संदर्भों में सामने रखा है कि ये जो वियोग पक्ष है ये पूर्व राग, मान और प्रवास तीन प्रकार का माना गया है। ये वियोग पक्ष पूर्व राग, मान और प्रवास, इन्हीं तीनों पर आधारित है। जो कुल कामनी होती है वो अपने प्रियतम को जाने से मना नहीं कर सकती, इसलिए अपनी सखी को कहती है कि हे सखी, मेरे विदेश जाने वाले, मुझे छोड़कर जाने वाले मेरे प्रियतम को रोको, कहीं ऐसा न हो कि मैं उनकी राह देखती रहूं, इंतजार करती रहूं। तो उस समय का जो वियोग पक्ष है उसका सुंदर वर्णन कवि विद्यापति ने किया है। वियोग श्रृंगार का वर्णन।